Hello beta, good morning to all of you and welcome to Franklin Biology classes. This is Umar Ahad और हम पढ़ रहे हैं बेटा एनिमल किंगडम और हमने एनिमल किंगडम के अंदर अभी तक बेटा क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी में हमने एनिमल किंगडम के अंदर बेटा अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा है जिसको हमने बेटा अच्छे से स्टडी किया हुआ है। एंड अगर किसी बच्चे ने बेटा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा तो प्लीज चैनल पे नोट्स वीडियोस पड़े हुए हैं बेटा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन के, तो प्लीज एनिमल किंगडम के प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट को ओपन करके बेटा आपको एनिमल किंगडम मिलेगा, तो वहां पे आप बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। एंड प्लस दूसरा बेटा हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट टॉपिक में बेटा हमने पढ़ा था फाइलम पोरिफेरा और हमने स्पॉन्ज के बारे में पढ़ा था कि स्पॉन्ज फर्स्ट एनिमल्स है और उनके बॉडी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी नोट डाउन करी थी, ठीक है ना। अब आज की क्लास जो है बेटा, आज की क्लास हमारी है फाइलम सीलेंट्रेटा के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में कि सीलेंट्रेट्स कैसे एनिमल्स होते हैं, इनके बॉडी के फीचर्स क्या होते हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या होती है बेटा, ठीक है ना। नाउ सीलेंट्रेटा शुरू करने से पहले, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये याद रखनी है बेटा कि सीलेंट्रेटा को सीलेंट्रेटा क्यों बोला जाता है, किस वजह से इनको सीलेंट्रेट्स बोला जाता है, ठीक है ना। सीलेंट्रेटा को बेटा सीलेंट्रेट्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज अगर आप इनकी बॉडी देखेंगे तो इनकी बॉडी में बेटा आपको अंदर से एक कैविटी मिलेगी, ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर मिलेगी। जैसे हमने पोरिफेरा के अंदर स्पॉन्जोसील देखा था तो इनकी बॉडी में भी बेटा वैसा ही एक कैविटी देखने को मिलता है, जिस कैविटी को हम बेटा सीलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। तो बिकॉज इनकी बॉडी में बेटा सीलेंट्रॉन पाया जाता है, बिकॉज दे हैव सीलेंट्रॉन इन देयर बॉडी, दे हैव अ कैविटी इनसाइड देयर बॉडी, जिस कैविटी को हम सीलेंट्रॉन बोलते हैं। तो यही रीजन है बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सीलेंट्रेटा बोलते हैं। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में सीलेंट्रॉन होगा, मतलब कैविटी होगा या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगा, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम सीलेंट्रेट्स बोलते हैं। समझ गए ना। सीलेंट्रेटा जो होता है बेटा इनको हम निडेरिया भी बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज निडेरिया, CNIDARI, मतलब फाइलम सीलेंट्रेटा इज आल्सो नोन एज फाइलम निडेरिया। फाइलम निडेरिया क्यों बोला जाता है इनको, बिकॉज इनकी बॉडी वॉल में बेटा स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती है जिनको हम नाइडोब्लास्ट बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइडोब्लास्ट, बिकॉज इनकी बॉडी में नाइडोब्लास्ट सेल्स होती है, नाइडोब्लास्ट के प्रेजेंस की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम निडेरिया भी बोलते हैं। तो मतलब आज जिस फाइलम के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले हमने ये देखा कि इस फाइलम को नाम क्यों दिया गया फाइलम सीलेंट्रेटा। तो इसको फाइलम सीलेंट्रेटा इसलिए बोला गया बिकॉज ये वो एनिमल्स है जिनकी बॉडी में सीलेंट्रॉन पाया जाता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। इनको हम निडेरिया क्यों बोलते हैं, निडेरिया इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनके सेल बॉडी वॉल के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिसको हम नाइडोब्लास्ट, CNIDO, नाइडोब्लास्ट सेल बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइडोब्लास्ट इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम निडेरिया भी बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बेटा, फिर हम इसके और फीचर्स भी पढ़ेंगे। तो ये अगर आप ध्यान से यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं बेटा, ये एक सीलेंट्रेटा की ही डायग्राम है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एंड हाइड्रा बिलोंग्स टू सीलेंट्रेट्स। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा इस डायग्राम के अंदर कि इस डायग्राम में बेटा इसकी बॉडी में सेंटर में ये देख लीजिए एक कैविटी पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। ये कट कर दिया गया बेटा इसको और अंदर से आपको कैविटी दिखाई दे रही है। तो इस कैविटी के ऊपर बेटा एक माउथ भी प्रेजेंट है, ये इसके ऊपर बेटा माउथ प्रेजेंट है। तो ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रहा है बेटा सेंटर में, इसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बेटा यहाँ पे लिखा भी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं और सीलेंट्रॉन बोलते हैं। बिकॉज इसके पास ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये सीलेंट्रॉन है, यही वजह है बेटा इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम सीलेंट्रेटा बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखेंगे तो इस डायग्राम में यहाँ पे बेटा एक सेल को मेंशन किया गया है, ये वो सेल है बेटा जिसको मेंशन किया गया है। सेल का नाम है बेटा नाइडोसाइट और नाइडोब्लास्ट सेल बेटा। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज सेल्स बेटा जो इसकी बॉडी में पाई जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम निडेरियास भी बोलते हैं। क्लियर है ना। इसके अलावा बेटा इसमें एपिडर्मिस, अभी हम पढ़ेंगे बॉडी वॉल में, इसके अलावा बेटा इसमें एपिडर्मिस की लेयर होगी, इसमें गैस्ट्रोडर्मिस की लेयर होगी, बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस बेटा मीजोग्लिया होगा। तो वो हम अभी देखेंगे। बस अभी आप इतना याद रख लीजिए कि इनको निडेरियास क्यों बोला जाता है। तो हमने देखा बेटा बिकॉज इनकी बॉडी में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीलेंट्रॉन है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज अनदर नेम ऑफ सीलेंट्रॉन। तो यही वजह है बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, सीलेंट्रेटा बोलते हैं। और निडेरिया क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनकी बॉडी में स्पेशल सेल्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, नाइडोब्लास्ट बोलते हैं। यही वजह है बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम निडेरियास भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम जनरल फीचर्स की तरफ जाते हैं बेटा कि निडेरिया में हमको पढ़ना क्या है एक्चुअल में।
चलिए तो जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो आपको याद रखना है, टर्म निडेरिया इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइडोब्लास्ट। जो मैं आपको अभी बता रहा था, इनको निडेरिया क्यों बोला जाता है, निडेरिया इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनमें क्या पाई जाती है, नाइडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है, जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे अलग से बेटा, नाइडोब्लास्ट इंपॉर्टेंट सेल क्यों है। तो अभी बस इतना याद रख लीजिए, टर्म निडेरिया इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स को ये रिप्रेजेंट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये पॉइंट थोड़े थोड़े से है बेटा जो बुक्स में नहीं दिए लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, तो इनको भी अब याद रखेंगे बेटा। तो ये याद रखना, टर्म निडेरिया जो है बेटा, टर्म निडेरिया जो है, टर्म निडेरिया किसने दिया है, टर्म निडेरिया बेटा एडवर्ड्स ने दिया है। क्लियर है ना। क्यों एडवर्ड्स ने इनको निडेरिया टर्म नाम दिया, बिकॉज एडवर्ड्स ने देखा बेटा इनके पास स्पेशल सेल्स होती है, जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, जिन सेल्स को हम नाइडोब्लास्ट बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइडोब्लास्ट, एडवर्ड्स ने बेटा इनको क्या नाम दिया, निडेरिया नाम दे दिया। ल्यूकार्ट दूसरा साइंटिस्ट है बेटा, इसने इनके अंदर क्या देखा, सीलेंट्रॉन देखा। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलेंट्रॉन बेटा, ल्यूकार्ट ने क्या बोला इनको, इनको सीलेंट्रेटा बोला। तो रियलिटी में फर्स्ट पहले से इनको सीलेंट्रेटा बोला जाता था और बाद में बेटा इनको निडेरिया भी बोलने लगे। तो दोनों सही है। तो ये याद रखना, टर्म निडेरिया इज गिवन बाय एडवर्ड्स एंड टर्म सीलेंट्रेटा इज गिवन बाय ल्यूकार्ट। क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे हमने देखा बेटा, निडेरिया क्यों बोला जाता था, निडेरिया बोला जा रहा है बेटा बिकॉज इनके पास क्या पाई जाती है, इनके पास स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती है। अब यहाँ पे बता रहा है बेटा, इनको सीलेंट्रेटा क्यों बोला जाता है, टर्म सीलेंट्रेटा इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सिंगल इंटरनल कैविटी, मतलब इनके पास सिंगल इंटरनल कैविटी होती है, जो हमने अभी देखी डायग्राम में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलेंट्रॉन बोलते हैं और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। क्लियर है ना। तो इनकी बॉडी में बेटा एक कैविटी पाया जाता है जिसको हम सीलेंट्रॉन बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलेंट्रॉन इनको हम क्या बोलते हैं, सीलेंट्रेटा बोलते हैं। बिकॉज ऑफ नाइडोब्लास्ट इनको हम क्या बोलते हैं, निडेरिया बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए स्पीशीज कितनी है बेटा, मोर देन 11,000 स्पीशीज होती है बेटा इनकी ऑल ओवर बायोस्फीयर में। सीलेंट्रेट्स की कम से कम बेटा 11,000 स्पीशीज पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक्वेटिक होते हैं। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये पानी में रहते हैं बेटा, ये एक्वेटिक होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल नेचर में नहीं मिलेंगे, ये ओनली वाटर में मिलेंगे आपको, एक्वेटिक में मिलेंगे। लेकिन एक्वेटिक आपको पता है दो होते हैं, फ्रेश वाटर एंड मैराइन बेटा। ठीक है। ये मोस्टली क्या होते हैं बेटा, ये मोस्टली फ्रेश, ये मोस्टली क्या होते हैं बेटा, ये मोस्टली मैराइन होते हैं। जैसे हमने इनके सब स्पॉन्ज देखा तो यहाँ पे भी बेटा वैसे ही करेक्टर है। दे आर एक्वेटिक, ये पानी में मिलेंगे, लेकिन पानी में मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं बेटा, ये खारे पानी में या मैराइन एनवायरमेंट्स में ज्यादा मिलते हैं, फ्रेश वाटर में ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट, दे आर सेसाइल एंड फ्री लिविंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सीलेंट्रेटा जो है बेटा, ये दो प्रकार के मिलेंगे। कुछ सीलेंट्रेटा ऐसे हैं जो सेसाइल है। सेसाइल मतलब बेटा जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं बेटा, वो फिक्स्ड है बेटा, वो अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते, तो उनको हम सेसाइल बोलेंगे। एंड दूसरे कैसे हैं बेटा, दूसरे फ्री लिविंग है, फ्री स्विमिंग में बेटा। फ्री स्विमिंग मतलब ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो मतलब इन केस ऑफ सीलेंट्रेटा आपको मेंबर ऑफ सीलेंट्रेटा दो प्रकार के मिलेंगे। कुछ सेसाइल है जो एक ही जगह पे बंद हो गए बेटा, वो उधर से हिल नहीं सकते बेटा, ठीक है ना, फिक्स्ड है बेटा। एंड दूसरे फ्री स्विमिंग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। याद रख लेना बेटा, वो सीलेंट्रेटा जो सेसाइल होते हैं उनको हम पॉलिप्स बोलते हैं, POLYP। एंड वो बेटा जो फ्री स्विमिंग होते हैं उनको मेड्यूसे बोलते हैं। इनको हम आगे भी पढ़ेंगे, तो बस अभी इतना याद रख लीजिए, फ्री स्विमिंग सीलेंट्रेट्स आर नोन एज मेड्यूसे एंड सेसाइल सीलेंट्रेट्स आर नोन एज पॉलिप्स। ठीक है ना। तो पॉलिप होता है बेटा सेसाइल एंड मेड्यूसे होते हैं MEDUSE, मेड्यूसे होते हैं फ्री स्विमिंग। क्लियर है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, हमने पोरिफेरा पढ़ा था लास्ट क्लास में बेटा। मैंने बोला था पोरिफेरा कैसे होते हैं, वो एसिमेट्रिकल होते हैं बेटा, एक्सेप्ट साइक्लोन हमने देखा था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे याद रखना, सिमेट्री पहली बार कहाँ से शुरू होगी बेटा, सिमेट्री पहली बार सीलेंट्रेटा से शुरू हुई। एंड सीलेंट्रेटा कैसे होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये आप याद रखेंगे। तो सीलेंट्रेट्स पहले एनिमल्स है बेटा जिन्होंने सिमेट्री दिखाई। और कौन सी सिमेट्री दिखाई बेटा, उन्होंने रेडियल सिमेट्री दिखाई, बिकॉज पोरिफेरा एसिमेट्रिकल थे। तो फर्स्ट सिमेट्रिकल एनिमल्स कौन थे बेटा, फर्स्ट सिमेट्रिकल एनिमल्स सीलेंट्रेट्स थे विथ रेडियल सिमेट्री बेटा। ठीक है ना। चले, बॉडी प्लान कैसा होता है बेटा, आपने अभी देखा जब मैंने डायग्राम दिखाया था, खाली माउथ पाया जाता है बेटा, एनस नहीं होता है, इसलिए ब्लेंड से एक बॉडी प्लान होता है बेटा, जिसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है बेटा। ठीक है ना। और एक माउथ होता है, और माउथ ऊपर साइड में होगा बेटा, और ऊपर वाले पार्ट को बेटा हाइपोस्टोम बोलते हैं। ठीक है ना। तो याद रखना है ना, इनमें ब्लेंड से एक बॉडी प्लान है, ओनली माउथ होगा। माउथ बेटा
अपॉन या अबोव द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, और कहाँ पे पाया जाता है, हाइपोस्टोम पे पाया जाता है। हाइपोस्टोम मतलब अपर एंड बेटा, क्लियर है ना। नेचर में कैसे होते हैं बेटा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द फर्स्ट एनिमल जिन्होंने क्या दिखाया, डिप्लोब्लास्टिक नेचर दिखाया बेटा। एंड फाइनली इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में बेटा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें बेटा जो आपको याद रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखेंगे बेटा, वो याद रखेंगे कि फर्स्ट सिमेट्री किन में डेवलप हुई बेटा, पहली बार सिमेट्री किन में डेवलप होगी, फर्स्ट सिमेट्री डेवलप होगी रेडियली सिमेट्रिक एनिमल्स में बेटा, सीलेंट्रेट्स के अंदर, दे आर द फर्स्ट सिमेट्रिकल एनिमल्स। ये पहली चीज है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट याद रखेंगे बेटा, दे आर द फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बेटा, दे आर द फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एंड फाइनली दे आर द फर्स्ट एनिमल्स दैट शोड टिश्यू, बिकॉज हमने देखा था पोरिफेरा में सेल एग्रीगेट होता था, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बेटा, पहला रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो आपने याद रखा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, आपने देखा सीलेंट्रेट जो होते हैं इनके पास सीलेंट्रॉन होता है, सीलेंट्रेट जो होते हैं इनके पास नाइडोब्लास्ट सेल्स होती है, ठीक है ना। आपने एडवर्ड्स का नाम याद रखा, आपने ल्यूकार्ट का नाम याद रखा, और आपने ये भी याद रखा बेटा दे आर मोस्टली मैराइन, और याद रखा दे आर द फर्स्ट सिमेट्रिकल एनिमल जिन्होंने रेडियल सिमेट्री दिखाई, दे आर द फर्स्ट एनिमल जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दे आर द फर्स्ट एनिमल जिन्होंने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ता है। तो ये डायग्राम अगर आप दोबारा से देखेंगे तो आप, अगर अभी हमने पॉइंट्स पढ़ लिए बेटा, तो आप देख सकते हैं हाइड्रा का डायग्राम है बेटा। तो ये जो सेंटर वाला कैविटी है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन बोलते हैं। ये देख लीजिए अच्छा, ये अपर एंड जो है ना बेटा पूरा, एक मिनट, ये जो अपर एंड आपको दिख रहा है ना बेटा, इसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या है बेटा, यहाँ पे इसके ऊपर माउथ लगा हुआ है बेटा, तो ये माउथ पाया जा रहा है बेटा। एनएस कहीं दिख नहीं रहा आपको, इसलिए कैसा है, इसलिए ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान इनमें देखने को मिलता है। क्लियर है ना बच्चा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बॉडी वॉल ऑफ निडेरिया की तरफ बेटा, सीलेंट्रेट्स का बॉडी वॉल कैसा होता है, ठीक है। पहले थ्योरेटिकल पोर्शन देखिए, फिर मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा बेटा, ठीक है ना। बॉडी वॉल इन अडल्ट सिलेंट्रेट्स इज फॉर्म्ड ऑफ 2 लेयर्स, ठीक है। वैसे तो 3 लेयर्स होती है, लेकिन एक लेयर नॉन सेल्यूलर होगी, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया उसको। मेजरली 2 लेयर होती है जिनमें सेल्स पाई जाती है बेटा, आउटर एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस। मतलब इन केस ऑफ जैसे हमने पोरिफेरा के अंदर देखा था बेटा, पोरिफेरा के अंदर हमने देखा था बेटा, बाहर जो होता था पिनाकोडर्म, फिर होता था बेटा मीजोहिल, एंड फिर होता था कॉनोडर्म बेटा। सेम तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे बाहर एक बॉडी वॉल होगा, फिर बीच में बेटा एक स्पेस होगा जो नॉन सेल्यूलर होगा, फिर अंदर बेटा दोबारा से एक बॉडी वॉल का लेयर होगा। तो वो बॉडी वॉल का लेयर बेटा इन केस ऑफ सीलेंट्रेट्स जो बाहर के साइड में है, जो आउटर साइड में है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम आउटर एपिडर्मिस बोलते हैं, या शॉर्ट में एपिडर्मिस आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। फिर आउटर एपिडर्मिस के बाद बेटा आपको क्या मिलेगा, जो नीचे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, फिर आपको मीजोग्लिया मिलेगा। क्लियर है ना। और मीजोग्लिया से जब अंदर चले जाएंगे, फिर आपको फाइनली क्या मिलेगा, अंदर आपको अंदर एक लेयर मिलेगा जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। ओवरऑल 3 लेयर्स है, जिसमें से 2 है सेल्यूलर, एक है नॉन सेल्यूलर। तो 2 सेल्यूलर लेयर कौन कौन सी है बेटा, एक है एपिडर्मिस एंड दूसरी है गैस्ट्रोडर्मिस। एंड बीच में बेटा एक नॉन सेल्यूलर लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। तो याद रखना, इन केस ऑफ पोरिफेरा इसको मीजोहिल बोलते हैं, और यहाँ पे बेटा इसको मीजोक्लिया बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब वहां पे मीजोहिल, यहाँ पे मीजोगिलिया क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज बेटा मीजोगिलिया में आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे, इसलिए बेटा इसका नाम मीजोगिलिया हमने दे दिया, वहां पे कोई न्यूरॉन नहीं मिलता है, ठीक है ना। चलिए, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज एपिडर्मिस के पास पाई जाती है स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स, जिनको हम बेटा नाइडोब्लास्ट बोलते हैं और नेमेटोब्लास्ट बोलते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है ना। एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है ये क्वेश्चन बेटा, निमेटोब्लास्ट और नाइडोब्लास्ट किन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो याद रखना बेटा, नाइडोब्लास्ट हो या निमेटोब्लास्ट हो, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ निडेरियंस और सीलेंट्री। ये ऐसी सेल्स होती है बेटा जो कहाँ पे मिलती है, जो सीलेंट्रेट्स के अंदर देखने को मिलती है, और इनको हम कॉमनली स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं। अब इनको स्टिंगिंग सेल क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये ऐसी सेल्स होती है बेटा इन केस ऑफ एपिडर्मिस या इनसाइड द एपिडर्मिस, जो पोरिफेरा को बेटा डिफेंस या ऑफेंस में मदद करती है। मतलब अगर, सॉरी पोरिफेरा नहीं, सीलेंट्रेटा को, मान लो फॉर सीलेंट्रेटा को कोई बेटा प्रेडेटर खाने के लिए आ गया, ठीक है ना, इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया,
तो ये क्या करेगा बेटा, ये अपने एपिडर्मिस से इस सेल के अंदर को, इस सेल को बेटा बाहर निकालेगा, एपिडर्मिस से बेटा इस सेल को बाहर थ्रो करेगा। और ये सेल जो होती है बेटा, इसके पास प्रॉपर्टी होती है दैट इट कैन स्टिंग, मतलब ये बेटा चुभ सकती है, स्टिंग कर सकती है। और जैसे ही स्टिंग करेगी ना, ये एक टॉक्सिन रिलीज करती है बेटा, जिसको हम हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं। और ये हिप्नोटॉक्सिन क्या करेगा बेटा, प्रेडेटर हो या प्रे हो बेटा, ये उसको क्या कर देता है, पैरालाइज कर देता है। तो मतलब नाइडोब्लास्ट एक ऐसा सेल होता है जो एपिडर्मिस में पाया जाता है। और इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है बेटा, इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है दैट इट कैन किल ए प्रे और वॉर्ड ऑफ ए प्रेडेटर, मतलब ये प्रे को किल करने में मदद करता है या प्रेडेटर को भगाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो दे आर स्पेशल सेल्स, याद रखना। बिटवीन एपिडर्मिस एंड गेस्ट्रोडर्मिस तो है एक नॉन सेलुलर लेयर बेटा, मैंने अभी बोला इस नॉन सेलुलर लेयर को हम क्या बोलते हैं, मीजोगिलिया। और यहाँ पे आपको बेटा न्यूरॉन्स मिलेंगे, यानी पहली बार न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, इनसाइड सीलन ट्रेट्स हुआ बेटा। पोरिफेरा में कोई न्यूरॉन नहीं था, तो न्यूरॉन्स का फर्स्ट फॉर्मेशन सीलन ट्रेट्स के अंदर हुआ है। तो आप देख लो बेटा, ये मतलब एक तरीके का, मतलब इमेजिन कर लो बेटा, अल्लाह जो है, नेचर जो है, गॉड जो है, वो ना एक्सपेरिमेंट कर रहा है एनिमल के ऊपर बेटा, मतलब वो एक एक चीज ऐड करता जा रहा है ताकि फाइनली एक एडवांस्ड इंडिविजुअल बने, एडवांस्ड एनिमल बने बेटा। तो इमेजिन करो एक लैब है, अर्थ एक लैब है बेटा, और उस लैब के अंदर कंटिन्यूअसली अल्लाह जो है बेटा वो एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है। पहले 2 लेयर्स दे रहा है, फिर 3 लेयर दे रहा है, पहले नर्वस सिस्टम नहीं दे रहा है, फिर नर्वस सिस्टम दे रहा है, पहले डिफेंस नहीं दे रहा है, फिर बाद में डिफेंस का सिस्टम भी दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बेटा ऐसी चीजें मॉडिफाई होती जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, तो आपने याद रखा बेटा इस चीज को। अब याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस करा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। सीलेंट ट्रेट्स के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, मतलब ये सेल के बाहर भी डाइजेस्ट कर सकते हैं एंड इनसाइड सेल्स भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी वॉल में कौन कौन सी स्पेशल सेल्स होती है, जैसे हमने पोरिफेरा में भी बहुत सारी सेल्स देखी थी, यहाँ पे भी कुछ स्पेशल सेल्स है बेटा। जैसे पहला सेल जो था, इनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ये एक तरीके का टोटिपोटेंट सेल है बेटा, अगर कोई सेल खराब हो जाती है, मर जाती है, ये उसको रिप्लेस करेगा। जैसे हमने पोरिफेरा में आर्कियोसाइट देखा था, तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल है। दूसरा बेटा एपिथेलियो मस्कुलर सेल। एपिथेलियो मस्कुलर सेल बेटा ये मसल्स के समान काम करेगा और ये मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है ना, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। अगर आपने जेली फिश को पानी में चलते हुए देखा है बेटा, तो वो ऐसे पंप करती रहती है ना पानी के अंदर बेटा बीच में, तो वो पंपिंग एक्शन जो जेली फिश का होता है, वो किसकी वजह से होता है, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स की वजह से होता है। दैट मींस ये शॉर्ट में मसल्स का फंक्शन करती है बेटा इन केस ऑफ सीलेंट्रेट्स। नेक्स्ट है बेटा न्यूट्रिटिव सेल, लिखा है बेटा ये डाइजेशन, ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में मदद करेगा, मतलब ये वो सेल्स है जिनके अंदर डाइजेशन होगा। दैट मींस इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ पे होता है बेटा, वो न्यूट्रिटिव सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। एंड फाइनली नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट क्या करता है, हमने ऑलरेडी देखा है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डिफेंस। तो आपने बॉडी वॉल में ओवरऑल याद क्या रखा, बॉडी वॉल की 3 लेयर्स है बेटा, 2 है बेटा सेल्यूलर, एक है बेटा नॉन सेल्यूलर। सेल्यूलर लेयर जो बाहर वाले साइड में, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। सेल्यूलर लेयर जो अंदर वाले साइड में, उसको हम बोलते हैं गेस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर एक स्पेशल सेल है बेटा जिसको हम स्टिंगिंग सेल बोलते हैं, और ये स्टिंगिंग सेल बेटा डिफेंस में मदद करती है। एंड इसके अलावा बेटा, अच्छा गेस्ट्रोडर्मिस को गेस्ट्रोडर्मिस क्यों बोला जाता है, बिकॉज उसके पास सेल है बेटा जिसको हम न्यूट्रिटिव सेल बोलते हैं। न्यूट्रिटिव सेल एंजाइम्स रिलीज करती है, दैट मींस इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और डाइजेशन का रिलेटेड टर्म बेटा गेस्ट्रो हम डाइजेशन के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको गेस्ट्रोडर्मिस बोला जाता है, ठीक है ना। बिटवीन एपिडर्मिस एंड गेस्ट्रोडर्मिस प्रेजेंट है बेटा मीजोगिलिया। और मीजोगिलिया जो होता है बेटा, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर न्यूरॉन्स, स्प्रेड आउट न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, मतलब फैले हुए न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स बेटा नर्व फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन इंडिविजुअल न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ओवरऑल बेटा कौन कौन सी सेल है, इंटरस्टिशियल फॉर टोटिपोटेंसी, एपिथेलियल फॉर मूवमेंट, न्यूट्रिटिव फॉर डाइजेशन एंड नाइडोब्लास्ट सेल्स फॉर डिफेंस। क्लियर है ना बच्चा। चलिए, तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं बेटा, ये बुक का डायग्राम दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको डायग्राम क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ बॉडी वॉल ऑफ सीलेंट्रेट। यहाँ पे तो बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रा दिया है, तो हाइड्रा इज आल्सो सीलेंट्रेट, तो ये बॉडी वॉल ऑफ सीलेंट्रेट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये बॉडी वॉल में कौन सा सेल क्या है बेटा, तो हम इसको थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आप यहाँ पे बेटा सेल्स देख रहे हैं, ये बड़ी सी सेल्स, ये लार्ज सेल जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेटा ऐसे, जिनको हम ब्लू कलर में हाईलाइट कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। दे आर द मेजर मॉडिफाइड सेल्स बेटा, लार्जर सेल्स है बेटा। तो इनको हम यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये जो ब्लू वाली सेल्स आपने देखी बेटा, ये आप बैक साइड से भी इनको देख सकते हैं। ये सेल फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ये सेकंड सेल कंप्लीट हो गया, ये थर्ड सेल कंप्लीट हो गया, एंड ये फोर्थ सेल कंप्लीट। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, जो सेंटर में आपके इनका एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। दीज ब्लू कलर्ड सेल्स आर नोन एज, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दे आर नोन एज एपिथेलियो मस्क्यूलर सेल्स। ठीक है ना, यही वो सेल्स है बेटा जो किस में मदद करेगी, जो मूवमेंट ऑफ बॉडी में मदद करेगी। तो बिकॉज ये एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स बॉडी के बाहर वाले साइड में होती है, तो इसलिए इस लेयर को बेटा, जो आपको फर्स्ट लेयर यहाँ पे दिख रहा है ना, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। तो इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। क्लियर है ना। अब और एक चीज अगर आप देखेंगे ध्यान से बेटा, तो इन एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स के बीच में बेटा, यहाँ पे देख लीजिए छोटी छोटी सी सेल्स है बेटा, अंदर से गैप जो इनके एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स के बीच में, वहां पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे स्मॉल सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको मैं पिंक कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये स्मॉल सेल्स दिखाई दे रही है हर जगह पे बेटा, ये देख लीजिए, यहाँ पे भी है, ये है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। ठीक है, ये जो आपको स्मॉल सेल्स दिखाई दे रही है बेटा, इन बिटवीन दैट ऑफ एपिथेलियो लार्जर एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। तो यही वो सेल्स है बेटा जो टोटोपोडेंट सेल्स होती है। ये भी कहाँ पे मिलेंगी बेटा, ये आपको दोनों से, बिकॉज सेल कहीं पे भी डैमेज हो सकता है बेटा, एपिथेलियल एपिडर्मिस में भी सेल डैमेज हो सकता है, एंड गेस्ट्रोडर्मिस में भी सेल डैमेज हो सकता है। यही रीजन है बेटा कि एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स आपको एपिडर्मिस में भी मिलती है, और गेस्ट अगर आप गेस्ट्रोडर्मिस में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको सेल्स अगर दिखाई दे रही है, तो ये कौन सी सेल्स है बेटा, दे आर अगेन इंटरस्टिशियल सेल्स। क्लियर है ना, दे आर अगेन इंटरस्टिशियल सेल्स बेटा, ये यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स है। क्यों है, बिकॉज अंदर वाली सेल भी डैमेज हो सकती है, तो उसको भी बेटा दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए इन सेल्स का नंबर ज्यादा होगा, एंड दे आर प्रेजेंट बोथ इन एपिडर्मिस एंड गेस्ट्रो। ये याद रखना है, इन केस ऑफ सिलेंडर्स कौन सा सेल प्रेजेंट है बोथ एपिडर्मिस एंड गेस्ट्रोडर्मिस में, तो इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट बोथ इन एपिडर्मिस एंड गेस्ट्रोडर्मिस। तो अभी हम खाली एपिडर्मिस की बात कर रहे थे, तो आपने देखा बेटा एपिडर्मिस बना है लार्जर सेल्स का, जिनको हम एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स बोलते हैं। बिटवीन एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स पाई जाते हैं स्मॉल सेल्स, टोटोपोडेंट सेल्स, जिन स्मॉल टोटोपोडेंट सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स बेटा बाहर भी है और अंदर भी है, दे आर प्रेजेंट बोथ ऑन द इनर एंड आउटर पार्ट्स ऑफ बॉडी वॉल इन सिलेंड्रेट्स। क्लियर है ना। चले अभी अब आते हैं नेक्स्ट सेल पे। अब एपिडर्मिस की तरफ अगर आप देख रहे हैं बेटा, तो एपिडर्मिस में आपको ये सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ, ये हॉर्स शू शेप्ड सेल दिखाई दे रहा है बेटा, ऐसे, जो मैंने ग्रीन में बनाने की कोशिश करी है। तो ये जो हॉर्स शू शेप्ड सेल है बेटा, ठीक है, जिससे एक थ्रेड जैसा बाहर आ रहा है ऐसे, तो ये हॉर्स शू शेप्ड सेल जो है बेटा, ये क्या है, ये निमेटोब्लास्ट सेल है बेटा, या नाइडोब्लास्ट सेल। ठीक है ना, तो ये है, ये भी कहाँ पे बेटा, दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस पार्ट। क्लियर है ना। चलिए अगर आप यहाँ पे लास्ट में देखेंगे बेटा, यहाँ पे और एक सेल आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं येलो में बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पे और एक सेल दिखाई दे रहा है। ये सेल क्या है बेटा, ये सेंसरी सेल है। तो मतलब यही वो सेल है बेटा जो क्या करता है, जो सेंसेशन क्रिएट करता है, और इस सेंसेशन को फिर कौन रिसीव करेंगे, न्यूरॉन्स रिसीव करेंगे। ठीक है ना, तो ये सेंसरी सेल है। तो ये तो हो गया बेटा पूरा एपिडर्मिस। तो आपने याद रखा बेटा, एपिडर्मिस के अंदर क्या है, एपिडर्मिस के अंदर बड़ी सी सेल्स है, जिनको हम एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स बोलते हैं। इन बड़ी सेल्स के बीच में बेटा पाई जाती है इंटरस्टिशियल सेल्स, इसके अलावा पाई जाती है बेटा निमेटोब्लास्ट सेल्स एंड सेंसरी सेल्स। तो ये हो गया एपिडर्मिस खत्म। अब अगर हम अंदर के साइड में आ जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये ऊपर वाला सेल आप देख लीजिए बेटा, ये बड़ा सा सेल आपको दिखाई दे रहा है, दिस लार्ज सेल दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे, जिसके ऊपर बेटा थोड़े से आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर्स भी जुड़े हुए ऐसे। ठीक है ना, तो ये जो लार्ज सेल आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, इस लार्ज सेल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूट्रेटिव सेल बोलते हैं। तो ये है आपको बेटा न्यूट्रेटिव सेल। क्लियर है ना, दिस इज न्यूट्रेटिव सेल। समझ आ रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, न्यूट्रेटिव सेल के अलावा और एक सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बेटा जो मैंने रेड में बना दिया दोबारा से, ये है ग्लैंडुलर सेल। ये ग्लैंडुलर सेल में अगर आप इस एंड पे देखेंगे, यहाँ पे आपको बेटा थोड़ा डार्क कलर दिखाई दे रहा है एंड्स पे। ठीक है ना, ये डार्क कलर क्या है बेटा, ये एंजाइम्स है। और ये एंजाइम्स कहाँ पर रिलीज होंगे, अगर आप इस एरिया को देखेंगे ना बेटा, ये एरिया अगर आप देखेंगे इधर, ये एरिया क्या होगा बेटा, ये सीलेंट्रॉन होगा। ठीक है ना, ये एरिया सीलेंट्रॉन होगा। तो ये एंजाइम जब निकलेंगे बेटा, ये कहाँ पे निकलेंगे, ये सीलेंट्रॉन के अंदर निकलेंगे। ठीक है, इधर से भी जो एंजाइम निकलेगा,
कहाँ निकलेगा, सीलेंट्रॉन में निकलेगा। इधर से भी जो एंजाइम निकलेगा कहाँ जाएगा, सीलेंट्रॉन में जाएगा। ये एंजाइम्स क्या कराएंगे बेटा, ये डाइजेशन ऑफ फूड कराएंगे कहाँ पे, सीलेंट्रॉन के अंदर। तो मतलब ग्लैंडुलर सेल वो सेल है बेटा जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में मदद कर रही है, बिकॉज ये एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं इनसाइड द सीलेंट्रॉन। जब एंजाइम इनसाइड द सीलेंट्रॉन रिलीज होगा तो ऑटोमेटिकली बेटा उसकी वजह से क्या होगा, डाइजेशन होगा बेटा, समझ आया ना। लेकिन अगर आप न्यूट्रिटिव सेल को देख पा रहे हैं तो न्यूट्रिटिव सेल क्या है बेटा, जस्ट होल्ड कर लीजिए मैं। अगर आप न्यूट्रिटिव ओनली न्यूट्रिटिव सेल को देख पा रहे हैं तो न्यूट्रिटिव सेल में आप देख लीजिए बेटा वहां पे क्या है, वहां पे बेटा एक फूड वैक्यूल है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक फूड वैक्यूल है बेटा। ये फूड वैक्यूल किस में मदद करेगा, ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में मदद करेगा। यानी गैस्ट्रोडर्मिस लेयर जो आप देख रहे हैं उसमें बेटा सेंसरी सेल है, ग्लैंडुलर सेल है, न्यूट्रिटिव सेल है बेटा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सेल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स है। इसमें न्यूट्रिटिव सेल कराता है एक्सटर्नल एक्स्ट्रा इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, ग्लैंडुलर सेल कराता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, बिकॉज ये एंजाइम रिलीज करता है बेटा किसके अंदर, सीलेंट्रॉन के अंदर एंजाइम रिलीज करता है, समझ गए ना। अब अगर हम बेटा लास्ट लेयर पे आए जो नॉन सेल्यूलर लेयर है बेटा, तो ये वाली सेंट्रल लेयर जो आप देख रहे हैं बेटा इधर, दिस इज मीजोग्लिया। ये देख लीजिए बेटा ग्रीन में मैंने जो हाईलाइट करा। और अगर आप देख रहे हैं बेटा इस मीजोग्लिया के अंदर क्या पाए जा रहे हैं बेटा, ये सेल्स पाई जा रही है। और ये सेल्स क्या बेटा, ये न्यूरॉन्स है। तो आप देख लीजिए न्यूरॉन्स अलग अलग है बेटा। इसको हम डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम बोलते हैं बेटा। तो डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम किसमें देखा जाता है, सीलेंट्रेटा में देखा जाता है, बिकॉज वहां पे न्यूरॉन्स तो है लेकिन नर्व्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाया बेटा, समझ गए ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी वॉल ऑफ सीलेंट्रेट्स एंड आई होप आपको बॉडी वॉल ऑफ सीलेंट्रेट अच्छे से समझ आया है बेटा। तो बॉडी वॉल में आपने याद रखा, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बॉडी वॉल में आपने याद रखा गैस्ट्रोडर्मिस है, एपिडर्मिस है एंड मीजोग्लिया, ठीक है। ये वाला पार्ट बेटा गैस्ट्रोडर्मिस का है, फर्स्ट वाला पार्ट एपिडर्मिस का है, सेंटर वाला पार्ट बेटा मीजोग्लिया का है एंड ये वाले एरिया जो बेटा ये गैस्ट्रोडर्मिस के। गैस्ट्रोडर्मिस में बेटा दो इंपॉर्टेंट सेल्स है, ग्लैंडुलर सेल्स एंड न्यूट्रिटिव सेल्स। ग्लैंडुलर सेल हेल्प करती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में, न्यूट्रिटिव सेल हेल्प करती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। एपिडर्मिस के अंदर इंपॉर्टेंट सेल है बेटा नेमेटोब्लास्ट, जो किस में मदद करता है बेटा, जो मदद करता है इन डिफेंस ऑफ बॉडी बेटा, समझ गए ना। चलिए तो ये था बेटा ऑल अबाउट द बॉडी वॉल, ठीक है। और आपने बॉडी वॉल में बेटा सारे, अगर हम एक बार पीछे चले जाए तो ये अगर आप फिर से बेटा रीड करेंगे, बॉडी वॉल दो पार्ट्स का, आउटर एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस। अब आपको समझ आ गया ये। आउटर एपिडर्मिस के अंदर बेटा नाइडोब्लास्ट सेल्स है जो हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, ये भी समझ आ गया। बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस बेटा मीजोग्लिया है, ये भी समझ आ गया। डाइजेशन बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर बाय ग्लैंडुलर सेल, इंट्रासेलुलर बाय न्यूट्रिटिव सेल। एंड ये प्रकार की सेल्स भी आपने देख ली बेटा कौन कौन सी टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है, क्लियर है ना। तो आई होप बेटा ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है ये आपको याद रहेंगे। आपने याद रखा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। पहली बार बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ही डेवलप हुआ और पहली बार सिमेट्री भी इधर ही डेवलप हुई है बेटा, क्लियर है ना। चलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बेटा इस नाइडोब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, निमेटोब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे बेटा इसके कितने टाइप्स होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए बेटा, इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है और याद भी रख लेना बेटा स्ट्रक्चर को बाद में। इसको इधर रख देते हैं। चलिए तो स्ट्रक्चर देख लीजिए बेटा, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ निमेटोब्लास्ट, ठीक है ना। अब निमेटोब्लास्ट ये पूरा डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस होल डायग्राम रिप्रेजेंट्स निमेटोब्लास्ट। ये बेटा निमेटोब्लास्ट सेल का डायग्राम है, ठीक है ना। अगर आप इस पूरे सेल को देखेंगे बेटा तो इस सेल में आपको क्या क्या स्ट्रक्चर मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बेटा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है और न्यूक्लियस के बाद बेटा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है ना। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लैसो बोलते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा। लैसो टर्म किससे रिलेटेड होती है बेटा, ये इस नाइडोब्लास्ट सेल से रिलेटेड होती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा सपोर्टिंग फिब्रिल्स होते हैं, ये देख लीजिए बेटा सपोर्टिंग फिब्रिल्स है। अब ये जो है बेटा ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, ये वाला, ठीक है। इसको हम नाइडोसिल बोलते हैं और नाइडोसिल बेटा क्या करता है बेटा, ये सेंसेशंस रिसीव करता है। मतलब अगर आसपास में कोई इंडिविजुअल मूव कर रहा है या प्रेडेटर या प्रे मूव कर रहा है तो वो सेंसेशन कहाँ से आता है बेटा, वो नाइडोसिल से आता है, क्लियर है ना। और नाइडोसिल ही वो स्ट्रक्चर है बेटा जो बाद में क्या इंजेक्ट करता है, जो बाद में बेटा हिप्नोटॉक्सिन भी इंजेक्ट करता है, ठीक है ना। चले अब ये देख लीजिए बेटा, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला, ये बेटा नेमेटोसिस्ट कहलाता है, ठीक है ना।
ये पूरा स्ट्रक्चर जो ऐसे है बेटा ये नेमेटोसिस्ट कहलाता है। और इसके कुछ पार्ट्स है बेटा, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट बेटा शैफ्ट होगा, यहाँ पे दिख रहा है ये ओपेरिकुलम हो गया, ये शैफ्ट हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा स्टाइलेट होता है, स्पाइन्स होता है, एंड ये बेटा थ्रेड होता है, ठीक है ना, ऐसे ये थ्रेड होता है। तो ये आपको बेटा इंपॉर्टेंट याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट इसमें लेसो याद रखना है, ओपेरिकुलम याद रखना है, एंड स्टाइलेट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इस डायग्राम की तरफ आएंगे बेटा, यहाँ पे सेम सेल दिखाया गया है, लेकिन सेम सेल बेटा दो स्टेट में दिखाया गया है। ये स्टेट है बेटा जब आसपास में कोई प्रेडेटर या प्रे है नहीं, तो ये सेल बेटा रेस्टिंग स्टेट में दिखाई दे रही है यहाँ पे। और ये है बेटा कि इनको या तो प्रेडेटर दिखा या तो प्रे दिखा, और ये सेल एक्टिवेट हो गई। तो आप देख लो बेटा जब ये सेल इनएक्टिव होती है ना, तो इनएक्टिव सेल के अंदर बेटा पूरा जो ये स्ट्रक्चर है अंदर वाला, ये इनसाइड सेल रहेगा बेटा, ठीक है, इट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द सेल। लेकिन जैसे ही सेल एक्टिवेट हो जाती है बेटा, तो ये स्टिंगिंग एपरेटस जो है ना बेटा, ये क्या आ जाता है, ये बाहर आ जाता है, ठीक है। एक्टिव सेल के अंदर स्टिंगिंग एपरेटस बाहर आएगा, लेकिन जो बेटा रेस्टिंग सेल होती है उसके अंदर स्टिंगिंग एपरेटस अंदर होगा। अब इस पर्टिकुलर सेल के अंदर बेटा ये जो बाहर वाला आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कलर में अलग यूज करता हूँ, तो मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ बेटा, एक मिनट होल्ड कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो ध्यान से देख लेना बेटा, आपका कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। ये देख लीजिए, मैं इस डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान भी रखना बेटा इसको। हाँ देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा स्ट्रक्चर, दिस हाईलाइटेड स्ट्रक्चर बेटा जो मैं रेड कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो मेन आपको बाहर से सेल दिखाई दे रहा है, ये है बेटा निमेटोब्लास्ट। सो दिस स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द निमेटोब्लास्ट बेटा, क्लियर है ना। अब इस निमेटोब्लास्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको बेटा स्टिंगिंग एपरेटस दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा स्टिंगिंग एपरेटस जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, फिर ये ओपेरिकुलम जो साइड में दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, एंड प्लस ये थ्रेड जो दिखाई दे रहा है, ये है बेटा आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये है बेटा आपका नेमेटोसिस्ट। तो याद रख लेना, ये पूरा सेल जो है बेटा, जो बाहर वाला आउटर सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नेमेटोब्लास्ट बोलते हैं। लेकिन नेमेटोब्लास्ट के अंदर जो बेटा स्टिंगिंग एपरेटस है, जो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं बेटा, समझ गए ना। तो नेमेटोब्लास्ट क्या है बेटा, ये भी याद रखना है, नेमेटोसिस्ट क्या है बेटा, ये भी याद। तो नेमेटोब्लास्ट बाहर वाला मेन स्ट्रक्चर है बेटा, और इस मेन स्ट्रक्चर के अंदर बेटा जो स्टिंगिंग अपैरेटस है, जो एक्चुअल में बाद में बेटा स्टिंग डेवलप करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं, समझ गए ना। अब इस नेमेटोसिस्ट के अलावा और एक स्ट्रक्चर याद रखना है, यहाँ पे जो बेटा ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम नाइडोसिल बोलते हैं बेटा, क्लियर है ना। तो ये पार्ट्स याद रख लेने, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस भी याद रख लेना, नेमेटोब्लास्ट कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट सेल होती है, लेकिन इस नेमेटोब्लास्ट के अंदर जो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर होता है, जो स्टिंगिंग अपैरेटस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। तो नेमेटोब्लास्ट पूरी सेल है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बाहर वाली, एंड इसके अंदर जो स्टिंगिंग पार्ट है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं बच्चा, क्लियर ना। चलिए, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा यहाँ पे नाइडोसाइट एंड नेमेटोसिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे बच्चे इन दोनों को एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन इनमें बेटा स्लाइड डिफरेंसेस है जो आपको याद रखनी है। जैसे नाइडोसाइट रेफर्स टू ए स्पेशलाइज्ड सेल कंटेनिंग नाइडोसिस्ट। नाइडोसाइट सेल है जिसके अंदर क्या होगा बेटा, नाइडोसिस्ट होगा, विच इज इन्वॉल्वड इन कैप्चरिंग द प्रे इन नाइडेनस, ठीक है, ये याद रख लेना बेटा। Nematocyst refers to the organelle inside the niodocyte consisting of an ejectable thread that causes a sting beta। तो मतलब नाइडोसाइट मेन सेल है, नाइडोसाइट के अंदर बेटा जो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब नाइडोसाइट कुछ नहीं है बेटा, नाइडोसाइट क्या है, वो है नेमेटोब्लास्ट, नाइडोसाइट नेमेटोब्लास्ट है, ठीक है, नाइडोसाइट इज आल्सो नोन एज नेमेटोब्लास्ट, ठीक है ना। नेमेटोब्लास्ट के अंदर बेटा जो स्टिंगिंग अपैरेटस है बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नेमेटोसिस्ट बोलेंगे बेटा, समझ गए ना। नाइडोब्लास्ट ब्लास्ट नेमेटोब्लास्ट और नाइडोसाइट भी जिसको बोला जाता है, ये एक्टोडर्मल होता है, लेकिन नेमेटोसिस्ट बेटा जो स्टिंगिंग अपैरेटस होता है बेटा, वो ऑर्गेनेली होती है इनसाइड द नाइडोसाइट, also called a nidoblast or nematocyst beta, also called a nidocyst or nidia। Stinging cell used in defense and capturing the prey, contains toxin to be ejected into the predator or the prey beta, ठीक है। तो ये प्लीज याद रख लेना, इसका छोटा सा डिफरेंस है।
अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाइडोब्लास्ट की तरफ बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे आप दोबारा से देख सकते हो बेटा, डायग्राम दोबारा से आ रहा है, वही वाला जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो ये आप देख सकते हो बेटा, ये है आपका निमेटोब्लास्ट, ये कंप्लीट निमेटोब्लास्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो बेटा, निमेटोब्लास्ट पीछे रह गया और बाहर कौन आ गया, बाहर बेटा निमेटोसिस्ट आ गया। तो ये निमेटोसिस्ट बाहर आ रहा है, जो किसको पकड़ रहा है बेटा, जो प्रे को पकड़ रहा है यहाँ पे। क्लियर है ना। तो ये स्लाइड डिफरेंस है बेटा निमेटोब्लास्ट एंड निमेटोसिस्ट में, और ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बेटा, डिफरेंस क्या है। क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, हमारा है टाइप्स ऑफ नाइडोब्लास्ट। तो सबसे पहला टाइप जो होता है बेटा, इनको हम पेनिट्रेंट्स बोलते हैं। पेनिट्रेंट्स को हम बेटा स्टीनोटील भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको बुक्स में क्वेश्चन मिलता है। पेनिट्रेंट इज अ टाइप ऑफ नाइडोब्लास्ट, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज स्टीनोस्टील नाइडोब्लास्ट। ये लार्जेस्ट नाइडोब्लास्ट होती है, साइज के कंपैरिजन में ये सबसे लार्जेस्ट नाइडोब्लास्ट होती है। इनके पास बड़ा दे आर द नाइडोब्लास्ट जो हिप्नोटॉक्सिन रिलीज कर सकती है, जिसकी वजह से प्रे क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। अब ये प्रे को मारती कैसे बेटा, बाय पेनिट्रेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ प्रे। मतलब इमेजिन करो बेटा, आपके पास एरो है, ठीक है ना, और एरो के पीछे आपने बेटा एक धागा लगा के रखा हुआ, एक रस्सी लगा के लगी रखी हुई है। जब आप एरो को बेटा शूट करोगे ना, तो वो पियर्स करेगी बेटा, वो एंटर करेगी किसके अंदर बेटा, आपके एनिमी की बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आपका एरो बेटा एनिमी को मार रहा है बाय पियर्सिंग इट्स बॉडी, तो दैट मींस बेटा वो टाइप ऑफ एरो जो है बेटा, उसको हम पेनिट्रेंट टाइप ऑफ एरो बोलेंगे। तो अगर मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ बेटा निमेटोब्लास्ट के साथ, तो निमेटोब्लास्ट के अंदर जो निमेटोसिस्ट है बेटा, जिसको हम स्टिंगिंग एपरेटस बोलते हैं, जैसे ये बेटा सेल जो है बेटा निमेटोब्लास्ट निमेटोसिस्ट को थ्रो करेगा, शूट करेगा बेटा, अगर वो बॉडी ऑफ प्रे के अंदर पियर्स हो गया बेटा, और फिर पियर्स होने के बाद बेटा उसने प्रे को मार दिया बाय इंजेक्टिंग हेप्नोटॉक्सिन, ऐसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ निमेटोब्लास्ट को या नाइडोब्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, इनको हम पेनिट्रेंट टाइप निमेटोब्लास्ट और पेनिट्रेंट टाइप नाइडोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। सेकंड है वॉल्वेंट्स बेटा, वॉल्वेंट्स को हम डेस्मोनीम भी बोलते हैं। ये कैसे मारते हैं प्रे को, ये पेनिट्रेट प्रे को नहीं करते हैं बेटा, ये प्रे की बॉडी के आसपास कॉइल करते हैं। जैसे अभी इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये बेटा प्रे को आसपास बेटा कॉइलिंग कर रहा है। अगर बेटा ये प्रे को मार रहे हैं बाय कॉइलिंग अराउंड देम, इनको वॉल्वेंट्स बोलते हैं। पेनिट्रेंट्स किल प्रे बाय पेनिट्रेटिंग देयर बॉडी, एंड वॉल्वेंट्स किल प्रे बाय कॉइलिंग अराउंड देयर बॉडी बेटा, ठीक है। लास्ट पे बेटा गुलिटेंट्स, गुलिटेंट्स क्या करते हैं बेटा, ये स्टिक करते हैं। इमेजिन करो बेटा, गुलिटेंट एक तरीके का मैग्नेट है, जैसे प्रे की बॉडी से लग जाएगा ना, ये प्रे की बॉडी पे चिपक जाता है बेटा, ठीक है ना, स्टिक हो जाता है। तो ये प्रे को पकड़ेगा बेटा बाय स्टिकिंग टू इट्स बॉडी, इनको हम ग्लूटेंट्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। और ग्लूटेंट्स जो होते हैं बेटा, ये हमारे अटैचमेंट एंड लोकोमोशन में भी मदद करते हैं। क्लियर है ना। तो ओवरऑल 3 तरीके के नाइडोब्लास्ट है बेटा, जो पेनिट्रेट करेंगे उनको हम पेनिट्रेंट्स बोलेंगे, जो कॉइल करेंगी उनको हम वॉल्वेंट्स बोलेंगे, और जो चिपकेंगी बेटा, जो स्टिक हो जाएंगी, उनको हम ग्लूटेंट्स बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये टाइप्स हो गए कंप्लीट, आपने देख लिया बेटा टाइप्स ऑफ नाइडोब्लास्ट को, और ये कंप्लीट हो जाता है इधर। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, सीलेंट्रेट्स आर कार्निवोरस एंड होलोजोइक इन न्यूट्रिशन, ये आप ऐसे याद रखना है। सीलेंट्रेट्स आर सिंगल ओपनिंग माउथ व्हिच हेल्प्स इन बोथ इंजेशन, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है बेटा, हमने देखा भी, इनमें खाली माउथ होता है, एनएस नहीं होता, तो ब्लैंड से एक बॉडी प्लान इसी वजह से पाया जाता है इनकी बॉडी में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बेटा, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट, दे हैव डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। मैंने आपको अभी बोला बेटा इनमें न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स फैले हुए हैं मीजोग्लिया के अंदर, वो एक साथ जुड़े हुए नहीं है बेटा। तो ऐसे नर्वस सिस्टम को हम डिफ्यूज नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सम सीलेंट्रेट शो पॉलीमॉर्फिज्म, कुछ सीलेंट्रेट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनकी बॉडी में बेटा एक से ज्यादा टाइप्स होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब इनकी बॉडी बेटा एक से ज्यादा शेप में मिलेगी, मतलब इनकी बॉडी बेटा कभी एक शेप की होगी और कभी दूसरी शेप की होगी, ये अपनी शेप चेंज करते रहते हैं बॉडी के बेटा। इस प्रॉपर्टी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और पॉलीमॉर्फिक जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वो कौन से बेटा, एग्जांपल याद रखना, फाइसीलिया, वलीला एंड पॉर्पिटा, ठीक है। तो याद रख लेना बेटा, ऐसे सिलेंट्रेट्स जो अपनी बॉडी की शेप को चेंज करेंगे, ऐसे सिलेंट्रेट्स को हम पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट्स बोलते हैं। बॉडी की शेप चेंज करने का मतलब इनकी बॉडी बेटा कभी पॉलिप जैसी होगी और कभी मेड्यूसा जैसे होगी, ठीक है ना। कभी इनकी बॉडी बेटा पॉलिप के जैसे होगी, अगर किसी सिलेंट्रेट के अंदर बॉडी में बेटा दो फॉर्म्स मिले, पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म मिले, ऐसे पर्टिकुलर सिलेंट्रेट्स को हम पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट्स बोलते हैं। अब पॉलिप एंड मेड्यूसा क्या है बेटा, ये हम अभी पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। बस अभी इतना याद रख लीजिए कि पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट्स ऐसे सिलेंट्रेट्स होते हैं जिनमें पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेट्स बॉडी में देखने को मिलती है बेटा, ठीक है ना।
चलिए, तो ये आप अभी देख सकते हैं बेटा, ये टाइप्स ऑफ जो हमने अभी पढ़े बेटा, टाइप्स ऑफ नाइडोब्लास्ट और नेमेटोब्लास्ट है बेटा, ठीक है। वॉल्वेंट पेनिट्रेंट टाइप, वॉल्वेंट टाइप एंड ग्लूटेंट टाइप्स बेटा, ठीक है ना। पेनिट्रेंट पेनिट्रेट करता है, वॉल्वेंट बेटा कॉइल करता है, एंड ग्लूटेंट बेटा स्टिक करता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। चले, सीलेंट्रेट शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग एंड सेक्सुअल बाय मेड्यूसा। इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के लिए याद रखेंगे। सीलेंट्रेट जो होते हैं बेटा, इनमें दो प्रकार की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है तो बडिंग होगा बेटा, एंड अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चलती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं बेटा, मेड्यूसे बनते हैं, ठीक है ना। यानी मेड्यूसा एक ऐसा स्ट्रक्चर है सीलेंट्रेट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, जो मेल एंड फीमेल गैमेट को डेवलप कर सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो होती है बेटा वो जनरली इनडायरेक्ट होती है, एक्सेप्ट हाइड्रा। हाइड्रा में डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, बाकी में इनडायरेक्ट होता है। तो अगर इनडायरेक्ट है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है दैट मींस लार्वा होगा, और इनके अंदर लार्वा कौन सा होता है बेटा, प्लेन्यूला लार्वा होता है। लार्वास इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। पॉरिफेरा में हमने देखा था एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइमुला, कोलियोब्लास्टुला एंड स्टीरोब्लास्टुला, वो थे लार्वास ऑफ पॉरिफेरा। एंड यहाँ पे लार्वा क्या है बेटा, यहाँ पे प्लेन्यूला लार्वा है, ये याद रख लेना। A very important for exam for NEET, common type of question asked in the NEET, ठीक है। और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी है बेटा। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है नीट के अंदर, वो पूछा जाता है बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन आपसे नीट में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस पे बेटा। तो सबसे पहले पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा कि मेटाजेनेसिस कौन दिखाते हैं, मेटाजेनेसिस सीलेंट्रेट्स दिखाते हैं, सबसे पहले याद रख लेना, ठीक है ना। मेटाजेनेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीलेंट्रेट्स। अब मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है बेटा, मेटाजेनेसिस का मतलब ये है कि पॉरिफेरा की बॉडी के अंदर बेटा आपको दो इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूं पहले, ये डायग्राम देख लीजिए बेटा, यहाँ पे आप ये डायग्राम अगर आप नीचे देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना, तो इस डायग्राम की तरफ अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आपको बेटा दो इंडिविजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। क्लियरली आपको बेटा दो बंदे देखने को मिल रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। अब ये जो पहला वाला बंदा आपको देखने को मिल रहा है, आप देख लीजिए बेटा, इसका माउथ ऊपर के साइड में है, ये इसका माउथ है बेटा, और इसके टेंटेकल्स भी ऊपर के साइड में है, जो चलने में मदद करते हैं, तो ये भी ऊपर के साइड में है। और इसका फुट जो है बेटा, बेस जो है बेटा, वो नीचे के साइड में है। और ध्यान से देख लो बेटा, इसका बेस किसके साथ जुड़ा हुआ है, ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे सीलेंट्रेट्स बेटा जिनका माउथ ऊपर के साइड में होगा, जिनके टेंटिकल्स ऊपर के साइड में होते हैं, जिनका बेस जो है ना बेटा वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा होगा, मतलब ये मूव नहीं कर सकते बेटा, ये भी एक ही जगह चिपक चिपक के बैठेंगे बेटा, ऐसे पर्टिकुलर सीलेंट्रेट्स को हम पॉलिप्स बोलते हैं। ऐसा सीलेंट्रेट जिसका माउथ ऊपर के साइड में है, जिसका बेस जुड़ा हुआ है बेटा सबस्ट्रेट के लिए, मूव नहीं कर सकता है, जिसके टेंटिकल्स अपवर्ड्स होते हैं बेटा, जो नेचर में सिलेंड्रिकल होता है, आप देख लो ये गोल आकार का बेटा, सिलेंड्रिकल नेचर का है, ऐसे पर्टिकुलर सीलेंट्रेट्स को हम पॉलिप्स बोलते हैं बेटा। समझ आया ना। अब ध्यान से देख लो बेटा, इधर हुआ क्या, पॉलिप कन्वर्ट हो गया बेटा और एक स्ट्रक्चर के अंदर जो अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है बेटा, ये अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर है बेटा, ये वाला। अब इसमें देख लीजिए माउथ कहाँ पे बेटा, माउथ नीचे के साइड में है, टेंटिकल्स भी नीचे के साइड में है। तो ऐसे पर्टिकुलर सिलेंट्रेट्स बेटा जिनका माउथ डाउनवर्ड्स होता है, जिनके टेंटिकल्स डाउनवर्ड्स होते हैं, और जो सबस्ट्रेटम के साथ नहीं जुड़े हैं बेटा, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं बेटा, ये मूव कर सकते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर सिलेंट्रेट्स को मेड्यूसे बोलते हैं। समझ आया ना। अब होता क्या है बेटा, होता ये है, ये जो आपको पॉलिप दिखाई दे रहा है, हम इसको ऐसे देखेंगे, ये जो पॉलिप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पॉलिप क्या करता है बेटा, ये मेड्यूसे में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलिप कैन कन्वर्ट इनटू मेड्यूसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप जो होता है बेटा, ये मेड्यूसे में कन्वर्ट होता है, कैसे बेटा, बाय शोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और बाद में क्या होता है बेटा, बाद में मेड्यूसा जो है ना बेटा, वो कन्वर्ट किस में होगा, वो पॉलिप में कन्वर्ट होगा, लेकिन किससे बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आपने देखा कि इन केस, आपने देखा बेटा इन केस ऑफ सिलेंडर, एक ही इंडिविजुअल आपको दो फॉर्म में मिलेगा। ये एक ही इंडिविजुअल है बेटा, लेकिन एक महीने तक बेटा ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में था, और एक महीने के बाद एक कन्वर्ट हो गया बेटा अम्ब्रेला फॉर्म में। तो अगर ये इंडिविजुअल बेटा एक महीने में सिलेंड्रिकल फॉर्म का है और दूसरे महीने में बेटा कन्वर्ट हो रहा है अम्ब्रेला फॉर्म में, तो दैट मींस ये अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर रहा है। अगर ये बॉडी की शेप को चेंज कर रहा है तो मतलब हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे बेटा। अब पॉलीमॉर्फिज्म में बेटा दो बॉडी फॉर्म्स आपको देखने को मिलती है। एक ऐसी बॉडी फॉर्म जो सिलेंड्रिकल है,
जो सेसाइल है, सेसाइल मतलब ये मूव नहीं कर सकता है, जिसका माउथ अपवर्ड्स है, जिसके टेंटिकल्स अपवर्ड्स है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा सकता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाएगा, ये ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम नाम दे देंगे पॉलिप। पॉलिप ने बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर दिया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बेटा इसने क्या कर दिया, इसने एक नया इंडिविजुअल बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मेड्यूसे बोलते हैं। मेड्यूसे कैसा है बेटा, ये अम्ब्रेला शेप्ड है, इसके टेंटिकल्स डाउनवर्ड से, इसका माउथ डाउनवर्ड से बेटा, ऐसे पर्टिकुलर सिलेंट्रेट को जिसके टेंटिकल्स डाउनवर्ड्स होते हैं, जिसका माउथ डाउनवर्ड्स होता है, जो मोबाइल होते हैं बेटा, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं बेटा, इनको हम मेड्यूसे बोलते हैं। और मेड्यूसे को अगर क्या बनाना है, वापस पॉलिप बनाना है, तो वो कैसे बनाएगा बेटा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाएगा। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, कन्वर्जन ऑफ पॉलिप इनटू मेड्यूसा बाय asexual and sexual reproduction, conversion of polyp into medusa by asexual, and conversion of medusa into polyp by sexual reproduction, इस कन्वर्जन की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बेटा मेटाजेनेसिस बोलते हैं, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। यानी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ ससाइल एसेक्सुअल पॉलिप इनटू फ्री स्विमिंग सेक्सुअल मेड्यूसे बेटा, इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। समझ गए ना? चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा इसको, क्या लिखा था यहाँ पे। तो व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ पॉलिप टू मेड्यूसा, मतलब पॉलिप किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेड्यूसा में, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना बेटा, ठीक है ना, अगर पॉलिप मेड्यूसा बनाएगा तो वो हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाएगा, लेकिन अगर मेड्यूसा पॉलिप बनाएगा तो वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाएगा, ठीक है ना। तो बाय कन्वर्जन ऑफ पॉलिप टू मेडुसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मींस ये बडिंग के थ्रू होगा बेटा, ठीक है। एंड मेडुसा फॉर्म्स पॉलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओबिलिया के अंदर ये देखा जाता है बेटा, इस कन्वर्जन ऑफ पॉलिप टू मेडुसा और मेडुसा टू पॉलिप को बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, इसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। तो अगर आप ये डायग्राम अच्छे से देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज पॉलिप, यहाँ पे लिखा भी है बेटा फुल्ली डेवलप्ड पॉलिप है। पॉलिप ने क्या किया बेटा, इसने एक बर्ड बना लिया बेटा, ये देख लीजिए, ये बर्ड बना लिया पॉलिप ने, ऐसे ये बर्ड बन गया, और बर्ड रिलीज हो गया बेटा, बर्ड रिलीज हो गया, ठीक है। और उसने क्या बना दिया, उसने दो तरीके के मेड्यूसे बना दिए, एक बन गया बेटा ये फीमेल मेड्यूसा, और दूसरा बन गया बेटा ये मेल मेड्यूसा, ये बन गए दो मेड्यूसे। तो यानी पॉलिप ने बेटा मेल एंड फीमेल मेड्यूसे को कैसे बनाया, बाय एसेक्सुअल, बिकॉज़ बर्ड बन रहा है ना, तो बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना दिया। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटा मेल एंड फीमेल मेड्यूसा डेवलप हो गए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मेड्यूसा बेटा अम्ब्रेला शेप्ड आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मेड्यूसे बन जाते हैं तो मेड्यूसे क्या करेंगे बेटा, ये स्पर्म एंड एग को जनरेट करेंगे। फीमेल ने दे दिया बेटा एग, एंड मेल ने दे दिया बेटा स्पर्म, ठीक है ना। तो मतलब गेमीट्स बन गए बेटा, दो गेमीट्स बन गए, मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट बन गया। अगर गेमीट बन रहा है तो दैट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मेल एंड फीमेल गेमेट फ्यूज हो गया तो जायगोट बन गया, ठीक है। जायगोट के बाद आप ये पूरा साइकिल देख सकते हैं बेटा। अच्छा ये देख लीजिए बेटा, यहाँ पे क्या बन गया, फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा बन गया बेटा, ठीक है। एंड फाइनली आप देख लीजिए बेटा, इस पूरे साइकिल में बाद में क्या बन रहा है, बाद में वापस पॉलिप बन रहा है बेटा। तो मतलब यहाँ से मेड्यूसा ने बेटा शुरू कर दिया रिप्रोडक्शन। मेड्यूसा ने बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से किसको बना दिया, पॉलिप को बना दिया। लेकिन पॉलिप ने बेटा उल्टा किसको बना दिया, मेड्यूसा को, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो कन्वर्जन है बेटा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल का, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी को हम बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं बेटा। क्लियर है ना। और अगर किसी सिलेंट्रेटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिल रहा है तो दैट मींस बेटा ऐसे सिलेंट्रेट को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट बोलेंगे। समझ गए ना। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस लिखिए बेटा बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड मतलब एक ही जगह पे बेटा रहेगा, ये मूव नहीं कर सकता है बेटा। लेकिन मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होता है, जैसे आपने जेलीफिश को देखा, जेलीफिश इज अ एग्जांपल ऑफ मेड्यूसा। फाइसीलिया इज अ एग्जांपल ऑफ मेड्यूसा, ठीक है ना। ओबिलिया इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलिप, हाइड्रा इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलिप। तो ये बेटा आप एग्जांपल से याद रख सकते हैं। सेकंड, पॉलिप एसेक्सुअल नेचर का होता है, मेड्यूसा सेक्सुअल नेचर का होता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिप सिलेंड्रिकल होता है, मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड होता है बेटा, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा पॉलिप में बेटा टेंटिकल्स अपर साइड में पाई जाती है, और मेड्यूसा में बेटा टेंटिकल्स लोअर साइड में पाई जाती है। पॉलिप बेटा में माउथ सर्कुलर एंड अपर साइड होता है, माउथ बेटा लोअर साइड में होता है। वेलम एंड सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट, पॉलिप में बेटा वेलम एंड सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, एंड मेड्यूसा में बेटा वेलम एंड सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्लियर है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है
तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा, इसको एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं बेटा, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। तो हमने बेटा पॉलिप एंड मेड्यूसा के डिफरेंसेस देखे, हमने ये भी देखा कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन जरूरी क्यों है, अल्टरेशन में एसेक्सुअल कौन सा है एंड सेक्सुअल कौन सा, ये हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जो कहीं पे भी एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन बुक में आपको कभी कभी उसका क्वेश्चन मिलता है, उनको हम जॉइड्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब जॉइड क्या होता है बेटा, जब एक सिलेंट्रेट बेटा, कॉलोनियल सिलेंट्रेट बेटा, या एक कॉलोनी ऑफ सिलेंट्रेट बेटा क्या करते हैं बेटा, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, ठीक है, जिन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम जॉइड्स बोलते हैं। ईच जॉइड जो होता है बेटा एक कॉलोनी के अंदर, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, मतलब एक सिलेंट्रेट है, कॉलोनियल सिलेंट्रेट है, उस कॉलोनियल सिलेंट्रेट ने क्या किया, उसने बॉडी के अंदर बेटा अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स डेवलप करे, जिन अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अलग अलग काम है, और उन स्ट्रक्चर्स को जो वेरिएबल काम करते हैं एक पर्टिकुलर कॉलोनियल सिलेंट्रेट के अंदर, उनको हम जॉइड्स बोलते हैं। और कॉमनली जॉइड्स जो होते हैं बच्चा, ये 3 प्रकार के होते हैं, गैस्ट्रोजॉइड, डेक्टाइलोजॉइड एंड गोनोजॉइड। गैस्ट्रोजॉइड्स आप नाम से गेस कर सकते हैं, गैस्ट्रो मींस इट इज रिलेटेड टू फीडिंग, इट इज रिलेटेड टू फूड। तो ऐसे पर्टिकुलर जॉइड्स जो फूड कैप्चरिंग में मदद करते हैं, जो फूड को पकड़ने में मदद करते हैं, इनको हम गैस्ट्रोजॉइड्स बोलते हैं। डेक्टाइलोजॉइड्स जो होते हैं, जो हेविली आर्मड नेमेटोसिस्ट से होते हैं, मतलब ये ऐसे जॉइड्स है जिनके ऊपर बेटा नेमेटो, बहुत सारी नेमेटोसिस्ट पाई जाती है, और इनका काम क्या होगा फिर, इनका काम बेटा डिफेंस का होता है। तो गैस्ट्रोजॉइड का काम होता है न्यूट्रिशन, डेक्टाइलोजॉइड बेटा इसमें बहुत सारे नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, तो दैट मींस इनका काम होगा बेटा डिफेंस का। एंड गोनोजॉइड्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो ओवरऑल 3 जॉइड्स पाई जाती है, डेक्टाइलो, गैस्ट्रो एंड गोनो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो देख लेते हैं क्या बता रहा था मैं। Zoids in colony cylindrid members of colony are called zoid। एक colony cylindrid के अंदर जो अलग अलग members होते हैं उनको हम zoids बोलते हैं। Each zoid within the colony has a specific function and varies somewhat in form, जैसे gastrozoid, dactylozoid and gonozoid। Gastrozoids bear tentacles and are specialized for feeding. Dactylozoids contain nematocysts primarily for defense. Gonozoids develop reproductive structures called gonophores, तो ये reproduction में मदद करते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इन्हीं के बारे में नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे बेटा कोरल्स एंड कोरल रीफ्स की। अगर आप यहाँ देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, समंदर के नीचे का डायग्राम है, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो डायग्राम है बेटा आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये सीलेंट्रेट्स है, ये एनिमल्स है, ये दिख रहा है प्लांट के जैसा आपको बहुत सारा कुछ मटेरियल, लेकिन ये प्लांट्स नहीं होते हैं, दे आर एनिमल्स। और ये कौन से एनिमल्स होते हैं, दे आर सीलेंट्रेट एनिमल्स बेटा, ठीक है ना। तो सीलेंट्रेट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनका बॉडी जो होता है, इनके बॉडी में बेटा बाहर, मतलब इनकी बॉडी के पास प्रॉपर्टी होती है, ये सिक्रीट करते हैं, मतलब जो वो सिलेंट्रेट जो कोरल्स को बनाते हैं, सारे सिलेंट्रेट्स कोरल्स नहीं होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सिलेंट्रेट्स कोरल फॉर्मेशन कराते हैं। वो सिलेंट्रेट जो कोरल का फॉर्मेशन कराते हैं, इनकी बॉडी की प्रॉपर्टी ये होती है that they can secrete calcium carbonate endoskeleton, मतलब इनकी बॉडी में प्रॉपर्टी होती है, ये क्या कर सकते हैं, ये सिक्रीट कर सकते हैं स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। आप जैसे ही बेटा स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, तो ये स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये डिपॉजिट हो जाता है, मतलब सालों तक ये सिलेंट्रेट का डेथ हो गया तो उसका कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता गया। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता जाएगा, फाइनली क्या होता है कि इस डिपोजिशन की वजह से, इस डेवलपमेंट, इस प्रोसीजर की वजह से नए कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, नए कुछ स्पेसिफिक हार्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम कोरल रीफ्स बोलते हैं। यानी कोरल रीफ क्या है, कोरल रीफ एक्सोस्केलेटन, या आप बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन होता है, किनका, कोरल सीलेंट्रेट्स का, ठीक है। Some cnidarians belong to coral family as they secrete skeleton of calcium carbonate. Their deposition over age results in the formation of coral reef। मतलब जो इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होता जाएगा एंड फाइनली उससे कोरल रीफ का फॉर्मेशन होगा। A coral reef is a ridge in the sea and is formed of skeleton of coelentrates called corals। coral reefs क्या होते हैं, ये समंदर के अंदर, पानी के अंदर एक रिच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कौन बनाते हैं, जिसको स्केलेटन ऑफ सिलेंट्रेट्स बनाते हैं। जिन स्पेशल सिलेंट्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, कोरल्स बोलते हैं। याद रखना सारे सिलेंट्रेट्स कोरल्स नहीं होते, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सिलेंट्रेट ही कोरल्स होता है जो कोरल रीफ का फॉर्मेशन कराता है।
It is mainly formed of skeleton of stony corals like Madrepora impregnated by skeleton of Millepora and Tubipora. मतलब कोरल फॉर्मेशन कॉमनली बेटा स्टोनी कोरल्स कराते हैं, जिसमें सबसे कॉमन मेंबर है मैड्रिपोरा, एंड इसके अलावा बेटा मिलीपोरा या ट्यूबिपोरा भी कोरल फॉर्मेशन कराते हैं। कोरल रीफ्स तीन प्रकार के होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स, ब्रेरियर रीफ्स एंड एटॉल रीफ्स। फ्रिंजिंग रीफ कैसा रीफ होता है? दीज एक्सटेंड फ्रॉम द शोर अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स इन द सी। मतलब समंदर के टच से अगर आप 400 मीटर के बाद किसी रीफ को देख पा रहे हैं तो वो फ्रिंजिंग रीफ होगा। Barrier reef, they run parallel to the shore but one separated from shore by water body called lagoon। तो ये शोर के साथ ही रन करेंगे लेकिन बीच में वाटर बॉडी होगा जिसको हम लैगून बोलते हैं। लार्जेस्ट बेरियर रीफ जो है बेटा वो है ग्रेट बेरियर रीफ इन नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बेरियर रीफ जो है ये लार्जेस्ट कोरल रीफ माना जाता है। लास्ट है एटॉल रीफ्स, इट इज सर्कुलर कोरल रीफ सराउंडिंग अ लैगून, ये लैगून के आसपास मिलेगा। इट इज आल्सो कॉल्ड कोरल आइलैंड। For examples बेटा एटॉल रीफ्स की लक्षद्वीप एंड फिजी एंड मालदीव्स। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, फ्रिंजिंग रीफ देख सकते हैं, बेरियर रीफ देख सकते हैं एंड एटॉल रीफ भी देख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है सिलेंट्रेट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा, और प्लीज अच्छे से याद भी रखेंगे एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल्स है फाइसेलिया जिसको हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, एडेम्सिया जिसको हम सी एनिमोन बोलते हैं, पेनाट्यूला जिसको हम सी पेन बोलते हैं, गॉर्गोनिया जिसको हम सी फैन बोलते हैं, मैंड्रीना जिसको हम ब्रेन कोरल बोलते हैं, मिलीपोरा जिसको हम स्टिंगिंग कोरल बोलते हैं, मैड्रिपोरा जिसको हम स्टैच हॉर्न कोरल बोलते हैं, ओबिलिया जिसको हम सी फर बोलते हैं, वलीला जिसको हम सेल बाय विंड बोलते हैं, एंड फाइनली ऑरेलिया जिसको हम जेलीफिश बोलते हैं। तो एग्जांपल्स याद रखना, पर्टिकुलरली एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एक बार रिवाइज करना। तो ये डायग्राम्स है बेटा जो हमने अभी एग्जांपल्स देखी। पहला डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है ये बैलून जैसा दिख रहा है, ये है बेटा फाइसेलिया, ये है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ये मतलब पानी से थोड़ा बाहर आ गया है इस वजह से ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये बेटा इसकी थ्रेड्स नीचे की तरफ जाएंगी, तो इसको हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। सेकंड जो आपको ये कलरफुल डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये वाला डायग्राम किसका है? एक मिनट रुक जाइए। तो ये वाला डायग्राम किसका है बेटा? दिस डायग्राम इज ऑफ फाइसेलिया। क्लियर है ना? अब ये जो खूबसूरत सा डायग्राम दिखाई दे रहा है दिस वन, दिस इज ऑफ एडेम्सिया और सी एनेमोन बेटा, ठीक है। ये वाला डायग्राम जो आपको दिखाई दे रही है पेनेट्यूला का है जिसको हम सी पेन बोलते हैं, तो दिस इज ऑफ पेनेट्यूला। ये जो ब्यूटीफुल डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, बहुत बड़ा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑफ गार्गोनिया जिसको हम सी फैन बोलते हैं। एंड ये जो आपको दिखाई है आप गेस भी कर सकते हैं, ब्रेन के जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, ब्रेन के टिश्यू के जैसा दिख रहा है। ये ब्रेन कोरल है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मैंड्रीना बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल फोटोग्राफ देखने से थोड़ा एग्जाम्पल याद रहने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए फोटोग्राफ्स में ऐड कर रहा हूँ इसमें बेटा। तो ये एग्जाम्पल्स आप प्लीज याद रखेंगे, और एग्जाम में बेटा एग्जाम्पल्स कॉमनली बहुत ज्यादा पूछी जाती है। चलिए बच्चा आगे बढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम तीन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ ऐसे सिलेंट्रेट्स होते हैं जिनमें मेड्यूसा भी होगा एंड पॉलिप भी होगा। याद रख लेना, ऐसे सिलेंट्रेट्स जिनमें मेड्यूसा भी है एंड पॉलिप भी है, ऐसे सिलेंट्रेट्स को हम हाइड्रोजोआ बोलते हैं। एक्सेप्ट हाइड्रा, हाइड्रा में खाली पॉलिप स्टेज होगा, मेड्यूसा स्टेज नहीं होगा, लेकिन बाकी सिलेंट्रेट्स जो हाइड्रोजोआ से बिलोंग करते हैं they have both polyp and medusa। that means यही वो सिलेंट्रेट्स है जो क्या दिखाते हैं, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं। अगर किसी सिलेंट्रेट में खाली पॉलिप है तो वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं दिखाएगा, खाली मेड्यूसा है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं दिखाएगा। पॉलिप भी होना चाहिए और मेड्यूसा भी होना चाहिए, तब जाके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। तो हाइड्रोजोआ आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाएगा बिकॉज इसमें बोथ पॉलिप भी है एंड मेड्यूसा भी है। एग्जाम्पल्स हाइड्रोजोआ के बेटा, हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसिलिया एंड वेलिला। स्काइफोजोआ के अंदर आप देख लीजिए, मेड्यूसा इज वेल डेवलप्ड, पॉलिप रिड्यूस्ड, मतलब मेड्यूसा बेटर डेवलप्ड होगा, पॉलिप रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। एग्जांपल ऑरेलिया जेलीफिश। एंथोजोआ जैसे आपने अभी देखा था, एडेम्सिया देखा था, फ्लावर के जैसा था, एंथोस का मतलब फ्लावर होता है, तो इसलिए इसको बेटा एंथोजोआ बोलते हैं। पॉलिप फेज वेल डेवलप्ड होगा, मेड्यूसा एब्सेंट होगा, दैट मींस ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं दिखाई, इनमें खाली पॉलिप देखने को मिलेगा। एग्जांपल एडेम्सिया, सी एनेमोन, फंजिया, मशरूम कोरल, एस्ट्रिया, स्टार कोरल, पेनिटुला, सी पेन, गार्गोनिया, सी फैन, मेड्रिपोरा, स्टेज हॉर्न कोरल। दैट मींस कोरल फॉर्मेशन कौन कराते हैं? एंथोजोअन्स कराते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कोरल फॉर्मेशन हाइड्रोजोआ स्काइफोजोआ ज्यादा नहीं कराते हैं, ओनली कौन कराते हैं? ओनली एंथोजोअन्स कराते हैं बेटा, ठीक है ना।
Corals are skeleton secreting anthozoans while sea anemone are anthozoans with no skeleton. तो याद रखना corals क्या होते हैं, they are anthozoans, याद रखना ना. और sea anemone के पास कोई skeleton नहीं होता है, वो बिना skeleton के एंथोजोन होता है बेटा. तो आउट ऑफ दीज ऑल स्ट्रक्चर्स एडम्स या जो सी एनिमोन है बेटा, इसमें कोई सिकेल्टन नहीं होता है, लेकिन बाकी जो एंथोजोन्स होते हैं बेटा उनमें एंडोसिकेल्टन कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोरल्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है बच्चा. चले अब आते हैं साथ में और एक फाइलम की तरफ, ये ज्यादा बड़ा है नहीं, फाइलम टीनोफोरा. एग्जाम में बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था. टीनोफोरा को हम कॉम जेलीज बोलते हैं और सी वॉलनट्स बोलते हैं. दे आर आल्सो नोन एज कॉम जेलीज और सी वॉलनट्स. 50 स्पीशीज होती है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं. अभी तक हमने बहुत एग्जाम्पल्स पढ़ी और हमने देखा एक्वेटिक होता है और एक्वेटिक में मोस्टली मैराइन होता है, लेकिन ये फाइलम जो है बेटा दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन. एक्सक्लूसिवली मैराइन मतलब इसमें जितने भी मेंबर्स है, या मैं बोलूं जितनी भी 50 स्पीशीज है बेटा, सब की सब कहाँ पे मिलेंगी, मैराइन एनवायरनमेंट में ही मिलेगी. इसका कोई भी इंडिविजुअल आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा, इसलिए एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है. फीड करते हैं प्लैंकटन पे, स्विम करते हैं बेटा सीलिया. आप देख सकते हैं ये लंबे लंबे से सीलिया जिसमें पाए जा रहे हैं, ये स्विम करते हैं बेटा इन सीलियाज की वजह से. ठीक है ना. और बॉडी के अंदर भी बेटा सीलियाज मिलते हैं. पावर ऑफ रीजनरेशन वेल मार्क्ड होता है. बायोल्यूमिनेसेंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना. टीनोफोर्स क्या दिखाते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं. बायोल्यूमिनेसेंस मतलब ये रात को ग्लो करते हैं बेटा. इनमें बायरेडियल सिमेट्री होती है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. इनके पास स्पेशल सेल्स होती है जिन्हें हम कैलोब्लास्ट्स बोलते हैं. इनमें नेमेटोसिस नहीं होती है एक्सेप्ट यूक्लोरा रुब्रा, उसमें नेमेटोसिस पाई जाती है. वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट के लिए इनके पास 8 सीलियरी कॉम प्लेट्स होते हैं. ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. कितने प्लेट्स होते हैं, 8 सीलियरी कॉम प्लेट्स बॉडी में होते हैं. ए सिलोमेट्स होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा. और लार्वा कौन सा होगा, लार्वा साइडिपिड लार्वा होगा. तो ये कुछ सिंपल फीचर्स है, आपको याद रखना. इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता, बस यही पॉइंट्स पूछे जाते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है 8 कॉम्प्लेट्स, एक्सक्लूसिवली मैराइन एंड बायोल्यूमिनेसेंस. 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, 8 कॉम्प्लेट्स, एक्सक्लूसिवली मैराइन एंड बायोल्यूमिनेसेंस, याद रखना है. चलिए एग्जाम्पल देखेंगे इसका. हॉर्मिफोरा सी वॉलनट बोलते हैं. प्लूरोब्रेंकिया सी गूसबेरी बोलते हैं. यहाँ पे GOO बेटा है, ये ठीक कर देना. सिस्टम जिसको वीनस ग्रेडल बोलते हैं. टीनोप्लान एंड बोरियो. तो यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जाम्पल्स दिए, और ये देख रहे हो बेटा चमक रहे हैं, इनके अंदर से लाइट निकल रहा है. ये क्यों है बेटा, बिकॉज ये आर बायोल्यूमिनेसेंट बेटा, इनके पास पावर ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस होता है. ठीक है ना. तो ये आपका बेटा यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा प्लेटहेल्मिन्थ्स एंड नेमेटहेल्मिन्थ्स, एक साथ ही फिनिश करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे. एंड आई होप आपको पूरा समझ अच्छे से आया होगा. एंड अच्छे से नोट्स भी इसके प्लीज मैं बना देना घर पे बैठ के. मैं वैसे नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी आप बेटा जिन बच्चों के पास मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो वो या तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेरे को बता देना, नोट्स दे दीजिए सर, तो मैं फॉरवर्ड करूंगा, या आप फिर खुद नोट डाउन कर देना नोट्स को. ठीक है ना. चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बेटा खुदा हाफिज एंड थैंक यू. एंड आई होप आप पढ़ते रहेंगे, और इंशाल्लाह हम कम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में विद ए नेक्स्ट न्यू टॉपिक बेटा. चलिए खुदा हाफिज एंड थैंक यू बेटा. बाय.